कभी भी चर्चा जोरों पर है और अगले 3-4 महीने में कभी भी इसकी जो है आहट हो सकती है। और आप काफ़ी पिछले सालों से, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। क्या कहेंगे वार्ड नंबर 15 से आप किस्मत आजमाने सोच रहे हैं? जब मैं पिछले 5 साल पहले चुनाव लड़ा था जी तो मैं चुनाव लड़ा था सरकार की नीतियों के खिलाफ जी क्योंकि जैसा कि हमारे वार्ड नंबर 19 के जो पार्षद थे उनके बारे में भली बात आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप सड़क टू सड़क, गली टू गली हर जगह कवरेज करते ही हैं। तो आपको पता है वो नेता कैसा था और पार्षद ने क्या काम किया था। तो उसकी नीतियों के खिलाफ मुझे उठना पड़ा था, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि इसके खिलाफ लड़के लोगों की भलाई के लिए जो कार्य किया जा सके वो मैं करूं। ऐसा सोचकर मैंने, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास लोगों की ताकत नहीं थी, मैंने फिर भी चुनाव लड़ा और मैंने 400 के करीब वोट पाए थे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे लोगों ने 400 वोट दिए, इसका मतलब 100 फैमिलीज मेरे साथ उस वक्त थी जब मैंने लोगों के लिए ईंट भी नहीं लगाई जी। 100 फैमिलीज बहुत होती है, एक परिवार के अंदर 4 से 5 लोग होते हैं। तो मुझे 100 फैमिलीज के करीब मुझे वोट मिला। तो मैंने ये मन में प्रण लिया हुआ था और लोगों के आगे स्पीच में ये बात भी बोली थी कि मैं जीतूं चाहे ना जीतूं, आपको पानी प्रोवाइड करूंगा, आपको सुविधाएं प्रोवाइड करूंगा। यही सोचकर मैंने पिछले 5 सालों के अंदर लोगों के लिए टाइम टू टाइम जो काम करना चाहिए और पूरी मेहनत करनी चाहिए, जैसी इंसान को, जैसे एक नेता को करनी चाहिए, वो मैंने जरूर की। अगर मेरा पार्षद अच्छा होता, सरकार द्वारा वो अच्छे कार्य करता लोगों के लिए और मेरी कॉलोनी वासियों के लिए, मेरे वार्ड नंबर 19 के लिए, जो कि 15 हो चुका, तो मैं बिल्कुल चुनाव ना लड़ता। लेकिन मैंने जब देखा ये हालात कि भैया लोगों को सच में किसी की जरूरत है जो उनके लिए आगे आ सके, तब मैंने निर्णय लिया कि भैया चुनाव मैंने लड़ना। अमित जी, वार्ड नंबर 15 जो है उसमें काफी जो है स्लम एरिया आता है, कॉलोनी है, मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। उनके बीच में आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कि उनको खुश करना, उनको संतुष्ट करना काम हो? देखिए, इन 5 सालों के अंदर मैंने अपनी कॉलोनी को, अगर हम स्लम मानते हैं, तो मैंने अपनी कॉलोनी वासियों के लिए ही नहीं, हर जगह के एरिया के लिए, जहां मुझे फोन आया, जहां के लिए मैं, जिस इंसान के लिए भी मैं कुछ कर सकता हूं, मैंने जरूर किया। और रही मेरी कॉलोनी वासियों की बात, तो मैंने अपने कॉलोनी वालों को, मेरे कॉलोनी वालों ने खुद देखा है कि मैंने क्या काम किया और क्या दिन रात उनके लिए मेहनत करी है। तो मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे वोटों में, मेरे इलेक्शन में मेरा पूरा साथ देंगे। आपका वो काफी चर्चा रहा रेलवे स्टेशन पर, जो कि उसकी पहचान जो है गंदगी से और अभी भी पानी भरा रहता है। उसके लिए आपने आंदोलन भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने आप पे दबाव बना करके उसको खत्म करवा दिया। उसके लिए क्या योजना है और आपके वार्ड को कैसे खूबसूरत बनाएंगे, क्या योजना है? देखिए, पिछले 3 सालों से मैं और मेरे जैसे कई भाई भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, नॉर्मल आदमी भी थे, स्ट्रगल करते रहे कि भैया स्टेशन का पानी सूखना चाहिए और स्टेशन की जो भी समस्या है, क्योंकि उसकी वजह से मेरी कॉलोनी के लोगों की दुकानें नहीं खुल पाती थी, आने जाने के लिए दिक्कत होती थी, बच्चों को स्कूल जाने में, लेडीज को काम जाने पे, जेंट्स को काम पे जाने पे दिक्कत आती थी, और पूरी जो अर्थव्यवस्था जो एक आदमी के कमाने पे निर्भर करती है, उस पानी की वजह से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कई बार वो जा पाते थे, कई बार नहीं, क्योंकि नाली का पानी घुटनों तक हुआ पड़ा था। तब मैंने प्रण लिया कि भैया टैंकर भी भेज के देख लिए, सीवर की सफाइयां भी करा के देख ली, हर चीज करके देख ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और 3 साल के अंदर रेगुलर मैंने कभी नहीं देखा था कि 10 दिन पानी सूखा मिले उस सड़क के ऊपर। तो मैंने कोशिश करी कि भैया सबसे बड़ी ताकत है अनशन। आपने जैसे उसको आंदोलन का नाम दिया, लेकिन वो अनशन था। वो अनशन इस ऐसे था क्योंकि मैंने 40 घंटे उसमें ना पानी पिया ना खाना खाया, और भूखा प्यासा रहकर मैं उसी सीवर के पानी के अंदर सोया जहां पर लोगों को ये समस्या झेलनी होती थी। जबकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मेरे घर में पापा के 2 ऑपरेशन हुए थे हट के, मैंने फिर भी सोचा जो काम करना है मैंने करना है, और मैंने वो अनशन किया। सरकार द्वारा मुलाजिम भेजे गए, एसीपी आए, कमिश्नर साहब के द्वारा बंदे भेजे गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 15 से 20 दिन के अंदर हम इस समस्या का समाधान करके देंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप पे भरोसा करके हम इस चीज के लिए उठते हैं। और उसके बाद से 15-20 दिन, महीने के बाद से आज तक उस सड़क के ऊपर पानी नहीं है। तो इंसान, आम आदमी चाहे, अगर भैया कार्य करने का मन हो पूरा, तो वो बिल्कुल सब कुछ कर सकता है। अमित मिगलानी को लोग एक तरह से, एक पहचान अमित की ये भी है कि वह जो है सट्टा बाजार का काम करते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कई बार आप पर उंगलियां भी उठती हैं? देखिए, सट्टे बाजार की बात है, लोगों को रूप देना आना चाहिए। मैं क्या काम करता था, मेरा जो पहले काम हुआ करता था वो कसिनो का काम होता था। कसिनो इन द सेंस, जैसे गोवा में चल रहा है, जैसे नेपाल में चल रहा है, हर जगह जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां पर कसिनो लीगल चल रहे हैं। पंजाब के अंदर लॉटरी लीगल चल रही है। सट्टा अलग चीज हो जाती है। सट्टे का मतलब हो गया घर घर जुआ खिलाना। जैसे आपने देखा होगा, कई जगह सट्टे वाले लोग बैठे होते हैं और वहां पे वो सट्टा लिख रहे होते हैं। मेरा कोई काम ऐसा नहीं है, मैंने लोगों को कहीं नहीं खिलाया। मेरा दिल्ली का जो काम था, मैंने सजा भुगती, मैंने ऑफेंस भी भुगता, अपना जुर्माना जो हुआ वो भी भुगता मैंने।
मैं कोई इस चीज से पीछे नहीं हटा, लेकिन मेरा कोई ऐसा काम नहीं है कि मैं घर घर किसी को खिलाता हूँ। जी। ये तो किसी ने दुश्मनी निकालनी है तो कोई भी रूप दे देगा वो। और मैं तो एक बात जानता हूं, बड़कल विधानसभा के अंदर 3 से 4 लाख लोग हैं, मेरे ख्याल से 80% लोग इस चीज में इन्वॉल्व है, और कोई ऑनलाइन खेल रहा है, कोई ऑनलाइन खिला रहा है। अब तो कई ऐप भी चल रहे हैं। हाँ, आप एक बात को खुद सोचो, हम जिन बड़े लोगों को, क्रिकेटर्स को, अमिताभ बच्चन जैसे बंदों को, फिल्म इंडस्ट्री को आइडल मानते हैं, कोई आदमी कहता है मेरा हीरो है, वो इंसान खुद फेसबुक के ऊपर कहता है कि भैया ऑनलाइन जुआ खेलो, ऑनलाइन फड़ा ना करो, तो पब्लिक कहां तक बचेगी? लेकिन वो बड़ी मछली है, उसका एक रूप चेंज हो गया, अंदाज चेंज। अगर कोई भी एक बंदा मुझे ये कहता हो कि मैंने किसी को सट्टा खिलाया, कोई भी एक बंदा आगे आगे कह दे कि अमित ने मुझे सट्टा खिलाया, तो आप जो कहेंगे वो मेरा सिर, जूती मेरा सिर। लेकिन जिसने खिलाफत करनी है वो तो करेगा ना। मैंने बोला मैं दिल्ली में कसिनो चलाता था, अब जो इंसिडेंट कुछ दिन पहले भी हुआ, तो मैं सारण में गया हुआ था, वहां पर भी हमारा कोई आपस में चल रहा था गेम। हमने ये थोड़ी किसी को बोला कि आज तुम्हारे साथ जुआ खेल, भैया जिसने खेलना है वो तो चप्पल उछाल के भी खेलता है, किसी को नहीं रोक सकता। पीछे सुप्रीम कोर्ट की 2-1.5 साल पहले की, जब कोरोना ना आता, तो सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी हिदायत है कि जब तुम इस चीज को रोक नहीं सकते हो तो इसको हमारी तरफ से लीगल करो ताकि सरकार को टैक्स आए। और रविशंकर जी ने इसकी कॉन्फ्रेंस भी ली थी, शायद आप लोगों को नॉलेज में हो, तो उन्होंने इसके बारे में बात करी है। बस ये डिसाइड कर रहा है कि भैया इसके ऊपर कितना टैक्स और कैसे क्या क्या चीज लागू होनी है। तो अगर ये 6 महीने बाद मान लीजिए 1% भी अगर ये लीगल हो जाता है तो मैं साफ हो गया, मैं व्हाइट कलर हो गया, इसका मतलब यही तो है ना। सर भैया दुनिया के अंदर 100 तरह की बातें चल रही है, 300 वाली दवाई 3600 की बिक रही है जी। वो गलत काम नहीं है, लेकिन कोई आदमी अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा है वो गलत हो गया। समाज में उसको जीने का हक नहीं है। ये नहीं देखते कि समाज में वो इंसान कमा कर क्या कर रहा है, बच्चों की शादियां कर रहा है, अपनी जेब से झूले लगा रहा है, अपनी जेब से लाइटें लगा रहा है, अपनी जेब से कोरोना में 2.5 महीने राशन बांट रहा है, अपनी जेब से फॉगिंग की मशीन ला रहा है, अपनी जेब से गलियां बनवा रहा है, अपनी जेब से लाइटों के लिए पैसा खर्च रहा है। ये लोग नहीं देख रहे, क्योंकि मैं बड़ा मगरमच्छ नहीं ना, मैं तो छोटी सी मछली हूं। बड़े मगरमच्छ तो अपने कोठियों में बैठे हुए हैं। तो भैया जिसने जो इल्जाम लगाना है वो तो लगाना ही है। आप एकाएक चमक ना जाए, कहीं वो दुश्मनी निकाल रहे हैं आपको। देखिए मेरी बात सुनिए, जिसके नसीब में और जिसको सातों कायनात मिलकर एक कुछ बनाना चाहती हूँ, कोई नहीं रोक सकता। ये तो कहने की बात है, मैं बढ़ चढ़ के मैं तो सीधी बात कहता हूँ, कोई अपोजिशन में बंदा खड़ा हो जाए और काम दिखाए 5 साल के, मैं भी अपनी फेसबुक पे मेरा पूरा डाटा मैं भी दिखाता हूँ कि मैंने लोगों की सेवा के लिए क्या काम किया। वो तो किसी पत्रकार ने नहीं दिखाया ना, अपने आप तो किसी भाई ने नहीं दिखाए, लेकिन ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैसे हो गया? इसका मतलब है भैया पैसे की जरूरत थी पत्रकार को, या फिर उसको कहीं से दबाव पड़ा होगा, खर्चा मिला होगा। अमित जी, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के वार्ड 15 के लोग बहुत परेशान हैं और नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, तो उसको लेकर के भी आपने कुछ लोगों से संपर्क किया है? देखिए प्रॉपर्टी आईडी के बारे में पूरी तरह की नॉलेज नहीं है मुझे। आप आपने मुद्दा छेड़ा तो मुझे शायद इसके बारे में संज्ञान लेना होगा। जो भी मदद होगी, जो भी लोगों की मदद कर सकूंगा बिल्कुल करूंगा। ऑफिस में करनी हो चाहे नगर निगम जाके करनी हो, अगर लोग मेरे पास आएंगे तो मैं बिल्कुल मदद करूंगा उनकी। मिगलानी जी, एक आपका बड़ा चर्चा रहा था, आपने पार्कों के लिए बड़ा काम किया था गांधी कॉलोनी में, लेकिन वो पार्क आज फिर से बेजान है, बंजर है। देखिए पार्क बंजर इस वजह से है, पार्कों के लिए कोई भी मेहनत करना चाहते हैं, मान लो मैं ही मेहनत करना चाहता हूँ, मैंने झूले बहन जी से कह के, विधायिका जी से कह के, पहली कॉलोनी ऐसी जिसमें वो झूले लगाए गए, पार्क की लाइटें भी लगाई गई, LED लाइट्स, हर चीज की मतलब घास भी लगाई गई। लेकिन जब कुछ लोगों की मानसिकता खराब हो जाए ना, और वो कहें जी हमारे बीवी बच्चे, लोगों के बीवी बच्चे पार्क में ना जाए, हम गाड़ियां घुसाएंगे, तो भैया किसी से हम लड़ नहीं सकते। मेरी बहस भी हुई इस बात को लेकर, मैंने बोला कि भैया पार्कों के अंदर से गाड़ी हटाई जाए ताकि लोगों के लिए, हमारी माता बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या होगा। जब नया नया बहन जी ने झूले लगवाए थे ना, तो मुझे पता है 150 से 200 बंदे सुबह और शाम को आते थे, क्योंकि उन्होंने जिम करना होता था, घूमना होता था। उस टाइम पार्क का माहौल बहुत अच्छा था जब मैंने अपने अंडरटेकिंग लिया हुआ था उसको। लेकिन कुछ शरारती तत्व, आपको पता है कुछ लोग होते हैं, अपोजिशन हर जगह होती है, कितने अच्छे काम कर लो, बुरे काम के लिए लोग क्रेडिट देने लग जाते हैं। अमित, तो गाड़ियों के लिए उन्होंने मना किया, मैंने उनको बोला भाई गाड़ी हटाओ लोगों के लिए, उन्होंने मुझे धमकी देनी स्टार्ट करी, वोट मांगने तो हमारे पास ही आएगा, मैंने छोड़ दिया। मैं कोई बात नहीं भाई साहब, जैसे जी रहे हो वैसे जियो। अमित जी, आप वार्ड 15 से उम्मीदवार भी हैं, टिकट मांग रहे हैं, अगर टिकट नहीं भाजपा से मिली तो आप चुनाव का क्या रूपरेखा रहेगी? आप देखिए मेरी जिंदगी के 2-3 पहलू हैं। मेरी जिंदगी का एक पहला पहलू राजनीति, दूसरा पहलू मेरा परिवार, तीसरा पहलू जो मैं लोगों के बीच में काम करता था। सेवा के भी होते हैं और राजनीति के भी होते हैं। तो मैं उनको देखते हुए भी पहले भी ये बात बोल चुका हूं मीडिया के माध्यम से और अपने फेसबुक माध्यम से कि मैं चुनाव मैंने लड़ना है, क्योंकि मैंने कोरोना काल के वक्त 2.5 महीने जो रेगुलर खाना बांटा था, तो मैं शायद अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पाया था। और तो मेरी मम्मी उसके बाद से ही 18 मई से एडमिट हो गई थी और 2 महीने बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरी मम्मी ने बोला था हॉस्पिटल के बेड पर भी कि बेटा जो काम कर रहा है वो करियो, हमें टाइम नहीं दे पाया ना, जो काम कर रहा है उसी में करियो, दूसरी लाइन अपनी छोड़कर
क्या पता माता रानी ने क्या लिखा हुआ है, क्या पता हम ही चुनाव जीत रहे हैं और आगे अपने वार्ड नंबर 15 का नक्शा चेंज कर रहे हैं। इसलिए भाई साहब चुनाव लड़ना मेरा मस्ट है। आप ये समझ लो मेरी जरूरत भी है और चुनाव लड़ना मेरा लक्ष्य भी है। आपका जो क्षेत्र है वो बड़कल विधानसभा में आता है। बड़कल की जो विधायिका है सीमा त्रिखा के कामों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कमी तो देखो सब निकालते हैं। मैं विधायिका जी के बारे में कोई गलत बात बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने गलत बात कोई देखी नहीं। आप एक बात का जवाब दो, हमें हमारे माँ बाप के पास मान लो लाखों रुपए, उसके बाद भी हमें बाइक लेने के लिए भी पापा की कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। सिर्फ इतना बताओ, पापा आज बाइक लगा दो, पापा आज ये कर दो, पापा जरूर करो, लेकिन पिताजी कई बार पूरी कर पाते नहीं। लेकिन हमारी बहन सीमा तिरखा जो 100 करोड़ रुपए के लिए भीख मांगती है मनोहर लाल खट्टर के पास, हाथ जोड़ती है बेचारी कि सर मेरे एरिया के लिए मुझे 100 करोड़ रुपए दो और मुझे ये काम करना है। तो क्या ये मायने नहीं रखता कि वो लेडीज होकर भी सीएम साहब के पास जाके 100, 50, 200 करोड़ के लिए कि भैया मुझे आज हाई मास्क लाइट लगानी है, आज मुझे बड़कल बनाना है, आज मुझे ट्यूबवेल लगाना है। अरे सरकार से पैसा पास कराना इतना आसान है क्या? पहले की सरकारें भी आपने देखी है, किसको हाथ में लाइट मिला करती थी। अगर एक पीली लाइट किसी चौक पे भी लग रही हो ना, तो उसको सही करने के लिए भी 6 महीने लाइन में लगना पड़ता था। और पहले के नेता क्या होते थे, पहले तो अपने बॉडीगार्ड से मिलो, फिर पीए से मिलो, फिर नेताजी चंडीगढ़। अरे सिंपल विधायक मिली हुई है। कमियां सब में होती है, हर सरकार में होती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आटे में नमक चलता है। पहली सरकार तो पूरी नमक से भरी हुई थी। तो मैं उनके कामों को 100 में से 100 नंबर देता हूँ। बड़कल झील में पानी लाने के लिए वह प्रयास कर रही हैं। आज भी उन्होंने मीटिंग की है और जल्दी 1 साल का टाइम उन्होंने लिया है कि अगले साल सितंबर में बड़कल झील में पानी आ जाएगा। इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम बच्चे थे तो बड़कल झील पानी से लबालब। देखो, आप मेरे ख्याल से पत्रकारिता 15-20 साल से तो कर ही रहे होगे। मुझे सिर्फ अपने आप में आप बता दो, बड़कल झील को भरना आसान है? ऐसा लक्ष्य किसी आम लेडीज ने, औरत ने उठा रखा है कि भैया बड़कल भरूंगी, जिम्मा है। आसान तो नहीं होगा, इस बात को आप भी समझते हो। लेकिन मैं जितना जानता हूं बड़कल जरूर भरेगा, सितंबर भरे, अक्टूबर में भरे, अगले साल, जो बहन जी कह रही है। लेकिन ऑपोजिशन की वर्डिंग में आज ही आपको बता रहा हूं एडवांस में, जब राम मंदिर नहीं बना करता था ना, तो वो लोग पता है क्या बोलते थे? वो कहते थे राम मंदिर बना के दिखाओ तब मानेंगे, राम मंदिर खड़ा करके दिखाओ तब मानेंगे। जब वो राम मंदिर बन गया तो उन्होंने बोला मंदिर बनाने से क्या होता है, स्कूल कॉलेजेस बनाओ। बोला ना, ऐसी बड़कल झील है। बड़कल झील हमारे फरीदाबाद के अंदर राम मंदिर के मुद्दे से कम नहीं है, ये आप भी मानते हो, बड़ी अचीवमेंट है ये। तो बड़कल भरने के बाद अपोजिशन ने और आम पब्लिक जो भी बेचारी खिलाफत करेगी, उसने एक ही बात कहनी है, बड़कल भर के क्या मिल गया, हमारे घर पानी तो आ नहीं रहा। तो किसी ने किसी काम का क्रेडिट नहीं देना, हर चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। बड़कल झील भरने से जो बहन जी सोच रही है, हमारे शहर का नाम ऊंचा होगा, व्यवसाय मिलेगा, पर्यटक स्थल बनेगा जैसे वो पहले होता था, शूटिंग्स हुआ करती थी। तो देखते हैं, 1 साल का इंतजार करते हैं। लास्ट प्रश्न है अमित मिगलानी जी, जो आपका वार्ड है उसमें पानी की बड़ी किल्लत है, तो अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो आने वाले समय में ऐसा कौन सा काम है जो आप चाहेंगे कि ये काम मैं सबसे पहले? देखिए, मैं उनमें से तो हूं नहीं कि 5 टैंकर मंगवाऊंगा, चुनाव आने वाले 2 महीने पहले थोड़ी सीवर साफ करके दिखा दूंगा, नाली साफ करके दिखा दूंगा और चुनाव जीत जाऊंगा। मैं उनमें से तो नहीं। मैं तो साफ आपके मीडिया के माध्यम से कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं सरकार के साथ रहकर, अगर मुझे भाजपा टिकट देती है और मैं जीत के आता हूं, तो मैं विधायिका जी के साथ मिलकर काम करूंगा। अगर मैं निर्दलीय जीतता हूं और भगवान मेरे पर नजर रखता है, तो भी मैं विधायिका जी के साथ मिलकर ही काम करूंगा, क्योंकि सरकार के साथ मिलकर काम करने में ही लोगों का भला है। जो आदमी कहता है आज जाम लगाओ, जो आदमी कहता है कि आज फलानी गलत करो, सरकार के खिलाफ करो, वो उसकी गलत फहमी है। इंसान का काम दूसरा इंसान जब ही करा सकता है जो मौजूदा सरकार है उसके साथ मिलकर चले। तो मेरी सोच तो यही कहती है कि अगर मैं सरकार की तरफ से लड़ूंगा तो भी मैं सरकार के साथ मिलकर काम करूंगा, अगर मैं निर्दलीय लड़ूंगा और जीतूंगा मैं तो भी विधायिका जी के साथ मिलकर ही काम करूंगा, क्योंकि मुझे सरकार की मदद जरूर चाहिए होगी। मैं घर से 100-200 करोड़ 500 करोड़ का आदमी नहीं हूं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाला हूं। और रही पानी की समस्या की बात, तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ट्यूबवेलों की, और कई जगह ट्यूबवेल लगा के पानी भी नहीं आ पा रहा, तो कोशिश करेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे विधायक जी के और बोलेंगे कि भैया हमारे एरिया में ज्यादा दिक्कत है, यहाँ भी 15,000 से लोग ज्यादा फालतू रहते हैं, तो भैया हमें भी पानी की सुविधा प्रदान की जाए। ठीक है, धन्यवाद।